हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज का ये सेशंस क्लास 2 है आप सभी के लिए। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे पिछले क्लास में वहीं से हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या-क्या चीज़ों को पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल जो एनालिसिस होता है या फिर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये है क्या? इसके टाइप्स को हम लोगों ने देखा था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों के टाइप को हम लोगों ने देखा था और बेसिक बातों को हम लोगों ने समझा था। इसके बाद हम लोग देखे थे केमिकल एनालिसिस किसे कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशंस ऑफ कंपोजिशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल एनालिसिस। ये सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशंस था। ये सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़े थे एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में। अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, कन्वेंशनल टेक्निक्स, सभी को। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है उसमें अलग-अलग हम लोगों ने टाइप्स को देखा था, जैसे सेपरेशन, और सेपरेशन में भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप्स और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस देखे थे। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में पोलरग्राफी, वोल्टामेट्री, पोटेंशियोमेट्री। तो हम लोगों को ये सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में चूँकि पढ़ना है, तो हम लोग एक-एक करके सब कुछ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब तो टाइप है जो कि हम लोगों ने पिछले सेशंस में देखा था। और हम लोग जो है ना सेपरेशन पढ़ रहे थे, सेपरेशंस के टेक्निक्स पढ़ रहे थे, यानी कि क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे थे कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं। फिर कन्वेंशनल का टाइप हम लोगों ने देखा था, वॉल्यूमेट्रिक, टेट्रेशंस, ग्रेविमेट्रिक और मेट्रिक फैक्टर्स, ये सभी चीज़ों को। इसके बाद हम लोग शुरू किए थे सेपरेशन में ही वही क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का बेसिक डेफिनिशंस को हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करता है, ये एक टेक्निक है जिससे सेपरेट किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को, जो कि किसी भी सॉल्यूशंस में या मिक्सचर में प्रेज़ेंट रहेगा। इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि इसका हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ करके बेसिकली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स को किसी भी मिक्सचर में। ड्रग को भी आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, अगर किसी के ब्लड में ड्रग अवेलेबल है, प्रेज़ेंट है, तो उसको भी आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। आगे हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को, तो अलग-अलग कैटेगरी में हम लोग बाँटे हुए हैं, डिवाइड किए हुए हैं क्रोमेटोग्राफी को अलग-अलग टाइप्स के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ सेपरेशन प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा था। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होते हैं। एब्जॉर्प्शंस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी। दूसरा हम लोगों ने देखा था पार्टीशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन या जेल परमिएशन, फ़िल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफ़ी, ये सभी चीज़ें। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फ़ेज़। मोबाइल फ़ेज़ के मतलब हमने समझाया था आप सभी को कि मूविंग पार्टिकल्स, मूविंग जो होंगे, मूविंग फ़ेज़ के बेसिस पे जो है हम लोग बेसिकली क्रोमेटोग्राफ़ी टेक्निक्स को डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें क्या-क्या आता है याद रखने के लिए हमने बोला था, वीवीआई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। लिक्विड और गैस आता है किसमें, मूविंग यानी मोबाइल फ़ेज़ में, और सॉलिड नहीं आता है। स्टेशनरी फ़ेज़ में हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? हम लोग स्टेशनरी फ़ेज़ में कंसीडर करते हैं सॉलिड को, लिक्विड को, बट गैस को कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग मोबाइल फ़ेज़ को डिटेल में हम लोगों ने देखा था, लिक्विड, गैस, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जिसमें से लिक्विड के कितने टाइप्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए, इसको भी हम लोगों ने देखा था। टोटल 5 टाइप्स को देखा था हम लोगों ने। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, आयन एक्सचेंज। हम लोग सब कुछ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोगों ने देखा था गैस, तो गैस क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के बारे में देखा था। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं, जैसे कि प्लानर और कॉलम। प्लानर में आता है हम लोगों का टीएलसी, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके बाद कॉलम में हम लोग कॉलम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में दो पढ़ते हैं टाइप, पैक्ड और टेब्यूलर। पैक्ड में हम लोग आयन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं और एचपीएलसी के बारे में पढ़ते हैं। फिर टेब्यूलर में गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बताया था। स्टेशनरी फेज जो होता है जब प्लेनर पर होगा, ठीक है?
अब यहाँ पर हम लोग देखे थे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम लोग पढ़ लिए थे, थिन लेयर का हम लोगों ने साइज़ को देखा था। इसके बाद हम लोग देखे थे किस तरह से हम लोग रिटार्डेशन फैक्टर या फिर रिटेंशन फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, ये होता क्या है और इसका बेसिक फ़ॉर्मूला को हम लोगों ने देखा था। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग भी रिवीजन कर लिए होंगे क्लासेस को देखने के बाद, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन ओनली वॉचिंग द क्लासेस। ओनली आप क्लास को सिर्फ अटेंड करना सफिशिएंट नहीं रहेगा, क्लास को अटेंड करने के साथ-साथ उसको रिवाइज़ रखेंगे टिल द एग्ज़ाम तक तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने रिटेंशन फैक्टर पढ़ा फर्स्ट से क्लास में। अब ये रिटेंशन फैक्टर फाइंड करने के लिए एग्ज़ाम में आ गया और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा ना, कि क्योंकि आप एग्ज़ाम में तो सॉल्व कर नहीं पाएँगे क्वेश्चन्स को, फिर पढ़ने का क्या बेसिक मतलब रह जाएगा। तो आपको बेसिकली रिवीजन पे भी फोकस करना है इक्वली, ठीक है? तो मैं ऐसा ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे प्रॉपर वे में। तो रिटेंशन फैक्टर का रेंज जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो वैरी करता है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखे थे किस तरह से रिटेंशन फैक्टर निकाल सकते हैं अलग-अलग कंपोनेंट का। हम लोग पिछले क्लास में यहीं तक देखे थे। अब चूँकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी को कंप्लीट किए हैं, इसके परफॉर्मेंस को भी हम लोग देखे थे अलग-अलग स्टेप वाइज़ कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ों को हम लोग करते हैं। बेसिकली ग्लास स्लाइड लेकर के, है ना? 1 सेंटीमीटर का ये लेते थे बेसलाइन और उसके ऊपर फिर क्या हम लोग डालते थे सिलिका जेल। पूरा प्रोसेस को हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। अब देखते हैं हम लोग टीएलसी से रिलेटेड कुछ बेसिक और एमसीक्यू क्वेश्चन्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स को देखते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर कर के बताएँगे। अगर आप लोग क्लासेस को अच्छे से पिछले क्लास को देखे थे, रिवीजन करके आए हैं तो डेफिनिटली बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा तो फिर मैं हूँ ही यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन्स का आंसर आप लोग दीजिए। द साइज़ ऑफ ए थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट इज़ अबाउट, जो साइज़ होता है थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट का वो क्या होता है, कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 0.1 एमएम, ऑप्शन बी, सी, डी ऐसे करके दिया गया है। कौन-सा ऑप्शन सही है? जल्दी से इसका आंसर बताएँगे। एब्ज़ॉर्बेंट लेयर जो होता है इसका साइज़ क्या होता है? देखिए अभी हमने जस्ट बताया था आप सभी को, जो थिन लेयर है, थिन लेयर जो है इसका साइज़ क्या है? 0.2 एमएम, यही होगा इसका एब्ज़ॉर्बेंट लेयर का साइज़। तो 0.2 एमएम जो होगा यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। हमने इसको बता दिया था। ठीक है? साइज़ ऑफ द थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट इज़ अबाउट, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरिटी के साथ दी गई है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, बताएँगे इसका आंसर। जल्दी से बताएँगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है द क्रोमा प्लेट और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी प्लेट इज़ मेड अप ऑफ। क्रोमा प्लेट या फिर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी का प्लेट जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? सिंपल सी बातें हैं, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? फाइबर का, वुड का, मेटल का या फिर ग्लास का? राइट आंसर होगा ग्लास का। स्लाइड जो बना हुआ होता है केमिस्ट्री लैब में भी आपने देखा होगा, स्लाइड किसका होता है? ग्लास का होता है। ठीक है? ग्लास का हम लोग स्लाइड यूज़ करते हैं केमिकल लैब में, ठीक है? मेटल का रिया हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। कुछ बच्चे कभी-कभी लिख कर के भेजते हैं कमेंट सेक्शंस में। अभी तो नहीं, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी सेशंस में आता है कि सर मेटल भी होगा, लेकिन मेटल जनरली केमिकल लैब में और केमिकल लैब में उसको एज़ ए कह सकते हैं बेसलाइन या फिर उस प्लेट की तरह उस स्लाइड के रूप में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं करते हैं, क्योंकि मेटल होगा तो वो रिएक्ट कर लेगा ना केमिकल के साथ। इसलिए ग्लास का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब ये सारा स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान समझिएगा। पहला, द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स आर इनविजिबल टू द आई। ये क्वेश्चंस को पहले आप लोग सॉल्व करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए। मैं थोड़ा-सा समय देता हूँ आप सभी को सॉल्व करने का। बताइए आप लोग इसको सॉल्व करके, जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
क्या सोच पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? चलिए देखते हैं। देखिए इस एक्चुअल में इसमें क्या है कि पहला तो ऑप्शन जो है द स्पॉट ऑफ कलरलेस कंपाउंड जो है वो क्या होता है आर इनविजिबल टू आई। ठीक है? तो ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शन सही ऑप्शंस है। कह रहा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूँढने के लिए, तो ये तो करेक्ट बातें बताई जा रही है कि ये क्या है बेसिकली इनविजिबल होता है। क्लियर है? Next, these spots can be detected by placing the plate in a covered jar containing iodine crystals. Containing iodine crystals. तो कवर्ड जार में अगर उसको डाल अगर कर देंगे, प्लेस कर देंगे, तो दिखने लगता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। These spots can be detected by putting the plate under UV light. UV अल्ट्रावायलेट लाइट में देने के बाद क्या डिटेक्ट किया जा सकता है? इसका आंसर ये भी सही है। क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो तीन तो इनकरेक्ट नहीं है, तीनों सही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है? कोई भी नहीं है, नन ऑफ द एबव। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जितने भी लोग लाइव सेशंस में अटेंड होकर के देखते हैं, तो डाउट हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन्स हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं सेशंस को, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स आएँगे, वीडियोज़ को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। पॉज़ करके वीडियोज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा उसके बाद भी समझ में, तो आपके लिए चैट सेक्शंस तो ओपन रहता ही है। चैट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से टीएलसी को कंप्लीट किए, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं इसको? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये एक टेक्निक होता है आइसोलेशन का ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट। क्या बोला हमने? ये एक टेक्निक होता है आइसोलेशन का सिंगल कंपोनेंट के लिए फ्रॉम ए मिक्सचर्स विद द यूज ऑफ कॉलम। कॉलम का यूज करके सिंगल कंपोनेंट को क्या किया जा सकता है? मिक्सचर से आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक्टा प्यूरिफायर सिस्टम जो है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को फॉलो करता है। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग इसे मैनुअली परफॉर्म करना चाहें, ये तो ऑटोमेटिक होता है इसमें। ठीक है? जो एक्टा प्यूरिफायर है। ठीक है? लेकिन अगर हम लोग इसे मैनुअली चाहें परफॉर्म करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए कोई भी आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना हो, आपको 2 फेज आपके माइंड में होना चाहिए। वो 2 फेज कौन-कौन सा है? आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। दोनों का क्लियरिटी होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। ठीक है? तो बेसिकली डेफिनेशंस तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है? तो क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी? तो आप सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे स्टेशनरी फेज में क्या लेना है। तो नोट डाउन कर लेंगे आप लोग भी मेरे साथ-साथ स्टेशनरी फेज। हम लोग स्टेशनरी फेज और यहाँ पर मोबाइल फेज की भी मैं बातें करूँगा यहाँ पर। मोबाइल फेज, ठीक है? मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर सॉलिड। क्या लेने वाला हूँ? सॉलिड। और यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं लिक्विड। लिक्विड लेने वाले हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया है। अब चलिए हम लोग मैनुअली जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखते हैं किस प्रकार से कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बेसिकली वर्क करते हैं। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप्स यहाँ पर जो दिया गया है बेसिकली क्या है? सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। हम लोग स्टेशनरी फेज का सिलेक्शन करेंगे। तो स्टेशनरी फेज में हम लोग जो जनरली सेलेक्ट करते हैं एल्यूमिना को या फिर सिलिका को। ठीक है? सिलिका को क्यों सेलेक्ट करते हैं? बेसिकली ये क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्जॉर्बेंट होता है ये। ठीक है? इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग जो है स्टेशनरी फेज को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉलम पैकिंग। कॉलम पैकिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा कॉलम ले लेंगे। ठीक है? एक कॉलम ले लेंगे, कुछ इस तरह से कॉलम ले लेंगे। ठीक है? और यहाँ पर मैं लगा देने वाला हूँ बेसिकली एक बल्ब, या इसको कह सकते हैं हम लोग स्टॉपर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टॉपर। एक हमने स्टॉपर लगा दिया।
या बल्ब जो भी बोलना है बोल सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है? इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉटन प्लग दे दूँगा, कॉटन रख दूँगा यहाँ पर, जिसे मैं बोलूँगा कॉटन प्लग। ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम पैकिंग को रेडी कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें सैंड को यहाँ पर इस तरह से मैं रख दूँगा। ठीक है? ये जो सैंड ये सैंड कैसा सैंड है? इनर्ट सैंड है। अब कहेंगे सर इनर्ट सैंड का मतलब क्या है? ये देखिए, सिलिका या जो भी सैंपल सॉल्यूशन होगा उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सैंड जो है कैसा सैंड है? इनर्ट है। इसका मतलब ये है सिलिका हो या फिर जो भी हो स्टेशनरी फेज में उसके साथ ये क्या करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। इस वजह से हमने यहाँ पर सैंड लिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सैंड का एक और यहाँ पर काम हो सकता है कि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगा जो स्टेशनरी फेज यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है? तो हम लोग चूंकि स्टेशनरी फेज में लिए हैं सिलिका को, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इस तरह से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंटिंग स्टेशनरी फेज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? स्टेशनरी फेज जो कि हमने लिया है सिलिका को। क्लियर है? ये सिलिका जो है, जो हमने लिया है स्टेशनरी फेज में सिलिका ये किस फॉर्म में है? पाउडर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में। ठीक है? क्लियर है? और इसके ऊपर मुझे लेना पड़ेगा ये तो हो गया सिलिका और स्टेशनरी फेज, और इसके ऊपर में मुझे लेना पड़ेगा जो सैंपल मुझे चाहिए। ठीक है? जो सैंपल मुझे चाहिए आफ्टर क्रोमेटोग्राफी होने के बाद, वो हम लोग सैंपल को डालेंगे, यानी कि लोडेड सैंपल हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं इसे हम लोग? यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ों को अपलोड करेंगे, ठीक है? जो सैंपल हम लोगों को चाहिए वो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोडेड सैंपल। इसे बोलते हैं हम लोग लोडेड लोडेड सैंपल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? तो ये इतना चीज़ों को हम लोगों ने कर लिया है। क्लियर? अब देखिए, ये पूरा प्रोसेस को फिनिश करने के लिए हम लोग जब भी मोबाइल फेज या फिर स्टेशनरी फेज लेते हैं, ये अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर पॉइंट में हमने लिखाया भी है आप सभी को कि या स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, द सिलेक्शन ऑफ फेज यहाँ पर स्टेशनरी छूट गया है। ठीक है? सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज शुड बी अपोजिट इन नेचर। ये बात को याद रखना है। क्या बोला हमने कि द सिलेक्शन ऑफ, ठीक है, स्टेशनरी फेज, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इस पॉइंट को, द सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज शुड बी इन अपोजिट इन नेचर, शुड बी अपोजिट इन नेचर। दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि आप याद करिए, हम लोग स्टेशनरी स्टेशनरी फेज में जब सिलिका जेल को या फिर सिलिका को लेते हैं, तो ये नेचर में कैसा होता है? पोलर होता है ना? तो स्वाभाविक सी बातें हैं, जब हम लोग मोबाइल फेज लेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो लिक्विड ले रहे हैं हम लोग मोबाइल फेज में, वो क्या होना चाहिए? लेस पॉलर होना चाहिए। कहेंगे सर क्यों? अगर देखिए सेम पॉलर का होगा तो क्या होगा? वो रिएक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो क्या वो सेपरेट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक को लेना पड़ेगा पोलर, दूसरा को लेना पड़ेगा लेस पोलर। ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो मोबाइल फेज को हम लोग क्या करेंगे? लेस पोलर लेते हैं। तो लेस पोलर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि CCl4, ये एग्जाम्पल है। दूसरा भी हम लोग एग्जाम्पल सोच सकते हैं, एसिटिक एसिड को भी ले सकते हैं। एसिटिक एसिड भी जो है ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है? ये हो गया आपका इसका मोबाइल फेज का। ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके माइंड में पूरा अच्छे से सेट हो जाए कि स्टेशनरी फेज अगर पोलर है तो मुझे
दूसरा जो मोबाइल फेज है उसे लेस पोलर लेना पड़ेगा। अगर हम लोग दोनों को पोलर लेते हैं तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एक दूसरे से, और रिएक्शन करने के बाद वो बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने की वजह से वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। और मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है, फिल्टर आउट करना है पार्टिकल्स को, चीजों को। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए एक को होना पड़ेगा पोलर, दूसरे को होना पड़ेगा लेस पोलर। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं आपको स्टेप वाइज करके। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई है ना, कि एक चीजों को हम लोग लेंगे पोलर, एक को लेंगे यूनिपोलर। ठीक है, क्लियर है? डाउट होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, जहां पर भी कोई भी क्वेश्चंस कंफ्यूजन रहेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं कि प्रोसीजर्स को हम लोग देखते हैं, किस तरह से हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहां तो हम लोग समझे ये सभी चीजें। तो अब एक एक स्टेप वाइज हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो वही चीजें जो हमने कॉलम को रेडी किया है, वह फिर से मैं वही कॉलम का डायग्राम बनाता हूं और आपको चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये एक स्टॉपर लगा हुआ है जो कि पहले भी लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर कॉटन वाला ही वही लगा हुआ है, फिर सैंड वाला लेयर है, और यहाँ पर आपका स्टेशनरी फेज के लिए सिलिका पूरा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अच्छा है, इतना तक है, क्लियर है। अब देखिए, हम लोगों को चूंकि यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके सेपरेट आउट करना है। अच्छा, यहाँ तो इस तरह से गड़बड़ हो गई थोड़ा सा। हम लोगों को जो है ना, इसको अगला स्टेप में अगर बनाएंगे, एक और मैं बना लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टॉपर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रही है? अब देखिएगा एक एक करके बातों को। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपका स्टेशनरी फेज तो ये है ही, है ना। स्टेशनरी फेज में हम लोगों ने क्या लिया है, सिलिका को लिया है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर लोडेड सैंपल को डालना होगा, डालेंगे, क्या डालेंगे, लोडेड सैंपल को। मैं इसे ब्लैक कलर से कर देता हूं ताकि ये पूरा अच्छे से विजिबल रहे। ये क्या है, लोडेड सैंपल है, लोडेड सैंपल है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को अगर ये परफॉर्म करना है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फेज को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोबाइल फेज को इसमें हम लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। कोई मान के चलिए एक सब्सटेंस है, इसको मैं क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए ये, ठीक है, तो ये जो है मोबाइल फेज को हमने यहाँ पर क्या किया, मोबाइल फेज को हमने इसमें ऐड ऑन किया। मान लेते हैं कि ये है ए सब्सटेंस और ये है बी सब्सटेंस। ये अगला स्टेप में क्या होगा, सेपरेट होकर के बेसिकली ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। और जैसे ही ये बी वाला पार्ट जो है इस जगह पे आ जाएगा, बी वाला जो पार्ट है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, स्टॉपर के भल्व को या स्टॉपर को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, स्टॉपर को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिकली आपका मोबाइल फेज वाला है, यहाँ पर वो चीजें सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो होते हुए इस तरह से फिल्टर्ड जो सब्सटेंस आएंगे, मटेरियल्स आएंगे, ठीक है, वो एक बीकर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जो फिल्टर्ड चीजें होगा, ये क्या है, बी आपका हो गया, ये ए वाला तो है ही। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फिल्टर्ड मटेरियल्स आया, सब्सटेंस आया, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इल्यूशन बोलते हैं। अब जो फिल्टर्ड रिक्वायर्ड कंटेंट होता है,
क्या बोला हमने, जो फ़िल्टर्ड रिक्वायर्ड कंटेंट होता है उसे हम लोग इलेवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेवेंट कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे नोट बना करके अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं कि फ़िल्टर्ड रिक्वायर्ड कंटेंट इज़ कॉल्ड इलेवेंट। ठीक है? इसके बाद देखिए जो ये इल्यूशन आपने देखा, जो फ़िल्टर्ड होकर के यहाँ पर चीज़ें आया, सेपरेट आउट होकर के आया, ठीक है? तो उसे हम लोग बेसिकली इल्यूज़न बोलते हैं। तो इल्यूज़न क्या है? एक प्रोसेस है। इल्यूज़न ये एक प्रोसेस है। पूरा अच्छे से पूरा एक बार क्लियर होकर के समझिए चीज़ों को, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि चीज़ों को अच्छे से आप लोग माइंड में सेट कर सकें। पहला बात, ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है? कॉलम से मोबाइल फेज हम लोगों ने डाला और ए से बी ये सेपरेट होकर के जो आया, इस प्रोसेस को हम लोग इल्यूज़न बोलते हैं, ठीक है? और जो रिक्वायर्ड मटेरियल या फिर रिक्वायर्ड कंटेंट जो सेपरेट आउट हुआ है, उसे इलेवेंट कहते हैं। यानी कि प्रोसेस को इल्यूज़न कहते हैं और रिक्वायर्ड मटेरियल को हम लोग इलेवेंट कहते हैं। क्लियर? अब ये इल्यूज़न जो है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इल्यूज़न। ये इल्यूज़न 2 टाइप का होता है। कौन-कौन से 2 टाइप में? कौन-कौन से टाइप आते हैं? ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। पहला जो होता है वो होता है आइसोक्रेटिक, आइसोक्रेटिक और दूसरा जो होता है वो होता है ग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट, आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडिएंट, ठीक है? ये आइसोक्रेटिक क्या होता है और ग्रेडिएंट क्या होता है इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ अच्छे से आप सभी को, ठीक है? एक-एक करके मैं भी आइसोक्रेटिक और ग्रेडिएंट दोनों को समझाने वाला हूँ। तो इल्यूज़न कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडिएंट होता है। तो यहाँ तक में आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है किसी को, किन्हीं को भी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, चैट सेक्शंस में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, डाउट है अगर तो, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भल्व को जब हम लोग ओपन करते हैं, ये ए जो सब्सटेंस है, ए का जो ए कंटेंट और बी कंटेंट जो यहाँ पे है, वो धीरे-धीरे बी वाला कंटेंट नीचे जाने लगता है, जैसे ही हम लोग ये वाला स्टॉपर को ओपन करते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर आइसोक्रेटिक और ग्रेडिएंट दोनों के डेफिनिशंस को समझते हैं ताकि बेहतर वे में क्लैरिटी आ सके। ठीक है? तो क्या होता है आइसोक्रेटिक? आइसोक्रेटिक क्या है? बेसिकली इसको हम लोग सेम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका पहले डेफिनेशंस को समझ लीजिए। कंपोजिशंस ऑफ मोबाइल फेज रिमेन्स कांस्टेंट। जो मोबाइल फेज जो होता है, कंपोजिशन लिख लीजिएगा तो लिख लीजिए, कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेज मोबाइल फेज रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इसमें जो कंपोजिशन होता है मोबाइल फेज का, वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोबाइल फेज जो रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोक्रेटिक कहते हैं। दूसरा बात हमने यहाँ पर क्या बोला इल्यूजन में ही? ग्रेडिएंट। किसके बारे में हम लोगों ने बातें किया? ग्रेडिएंट के बारे में। ग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट जस्ट इसी का उल्टा होता है। ठीक है? क्या होता है? अल्टरनेटिंग कंपोजिशंस या अल्टरिंग अल्टरिंग कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ ऑफ मोबाइल फेज मोबाइल फेज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्रेडिएंट जो है ना अल्टरिंग कंपोजिशंस ऑफ मोबाइल फेज का क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस जिस वक़्त हो रहा होगा, यानी कि ये जो प्रोसेस जिस वक़्त हो रहा होगा पूरा प्रोसीजर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो उस वक़्त ही मोबाइल फेज के जो कंटेंट हैं, उसको अगर हम लोग चेंज कर रहे होंगे, अलग-अलग चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है?
अगर हम लोग मोबाइल फेज के जो लिक्विड वाला कंटेंट है, कंटेंट को चेंज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, तो उसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। तो बहुत क्लियरिटी के साथ एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि जो इल्यूजन है, इल्यूजन क्या है? पूरा सेपरेशन जो होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस को, इस प्रोसेस को इल्यूजन कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है आइसोक्रेटिक, दूसरा होता है ग्रेडियंट। आइसोक्रेटिक में क्या होता है कि मोबाइल फेज जो होता है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, यानी कि कांस्टेंट रखा जाता है मोबाइल फेज को ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्लियर है? इसके बाद ग्रेडियंट जो होता है, इसका क्या होता है? अल्टरिंग द मोबाइल फेज ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, यानी कि जब क्रोमेटोग्राफी हो रहा होता है उस वक्त मोबाइल फेज के कंटेंट को क्या किया जाता है? अल्टर किया जाता है, कंपोजिशंस को उसके चेंज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही क्लियरिटी के साथ यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहां तक एक बार क्लियर है या फिर नहीं है, आप लोग कंफर्म करेंगे फटाफट से कमेंट सेक्शंस में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी एपिसोड में। ठीक है, आगे हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये हम लोगों का हालांकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कंप्लीट हो गया। तो इसी वजह से अगर आपको कोई डाउट है किसी भी स्टेप में कहीं पर भी, तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, या क्लियर है तो आप लोग बता सकते हैं सर क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा मैं कमेंट देख लेता हूं आप सभी का। चलिए, नहीं है डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, देखिएगा इसको, इसको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको आंसर्स पता चल पाएंगे शायद, क्योंकि आपने क्लासेस को अच्छे से देखा है, सीरियस होकर के देखा है। तो देखिए, कहता है इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, किस प्रकार के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में द स्टेशनरी फेज हेल्ड इन ए नेरो, यानी कि स्टेशनरी फील्ड जो होता है, स्टेशनरी फेज जो होता है वो हेल्ड इन नेरो ट्यूब, नेरो ट्यूब में होता है। ठीक है, नेरो मतलब होता है पतला सा, ठीक है, ट्यूब में। एंड द मोबाइल फेज इज फॉर्म्ड थ्रू इट्स अंडर प्रेशर, और मोबाइल फॉर्म जो होता है इसको जो किया जाता है अंडर प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, तो किस फॉर्म में करते हैं? तो यहाँ पे नैरो ट्यूब जो होता है हम लोग किस में फॉर्म करते हैं? इसी में ना करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में करते हैं, है कि नहीं? ये जो ट्यूब बना रहे हैं हम लोग, कॉलम बना रहे हैं, तो इसी में करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को? कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आंसर दे दिए इसको। और देखिए, अगर आप सेशंस को अच्छे से देखते हैं ना, तो आपके एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चंस ये सभी टॉपिक से आए ना, तो डेफिनेटली आप बना पाएंगे, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपसे। न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे, वो भी मैं करवाऊंगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, कहता है इन ए क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ। क्रोमेटोग्राफी में इनमें से कौन जो है मोबाइल फेज जो होता है वो बेसिकली बना हुआ है, बताएंगे। आंसर देंगे। मोबाइल फेज के लिए कौन सा क्रोमेटोग्राफी के लिए बना हुआ है, मोबाइल फेज के लिए, ये बताना है। हमने स्टार्टिंग में बताया है आप सभी को मोबाइल फेज के बारे में, जब हम बात कर रहे थे डिटेल में, तो ठीक है, आई थिंक हमने डिटेल में बातें किया है इसके बारे में, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का जब हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो। यहाँ देखिए, मोबाइल फेज में क्या हो सकता है? लिक्विड और गैस हो सकता है, लिक्विड और गैस होता है, लेकिन सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, मोबाइल फेज में हमने बात किया था, ये कल के सेशन का ही है ये, मतलब पिछले सेशन का, जस्ट इससे पहला जो क्लासेस हुआ था, तो उसमें हमने इसके बारे में बातें किया था। तो मोबाइल फेज में लिक्विड और गैस होता है, सॉलिड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेसिकली
कि इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोबाइल फेज बी मेड ऑफ? सॉलिड और लिक्विड? नहीं होगा, ठीक है, सॉलिड क्योंकि नहीं होता है मोबाइल फेज में। लिक्विड और गैस? ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी। गैस ओनली भी नहीं होगा और लिक्विड ओनली भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को बताइएगा। इन ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड डैश ऑफ एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ डैश। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस या सॉलिड गैस? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो होता है वो हम लोग क्या लेते हैं और मोबाइल फेज क्या लेते हैं, यही पूछा है। और जस्ट अभी के सेशन में हमने तो ये बताया ही है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चंस भी नहीं है कि जो नहीं बताई गई है आप सभी को। देखिए अभी जस्ट हम लोग जब कॉलम क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट किए थे, हमने बताया था ना आपको यहाँ पर कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग स्टेशनरी फेज में क्या लेते हैं, हम लोग स्टेशनरी फेज में क्या लेते हैं, यहाँ पर स्टेशनरी फेज में हम लोग लेते हैं सॉलिड को और मोबाइल फेज को हम लोग लेते हैं लिक्विड। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो यही पूछा गया है कि स्टेशनरी फेज में क्या लेते हैं और मोबाइल फेज में क्या लेते हैं। तो स्टेशनरी फेज में सॉलिड लेते हैं और मोबाइल फेज में लिक्विड लेते हैं, तो यही बताना है आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन ए कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होता है स्टेशनरी फेज? आपका सॉलिड से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? सॉलिड से, है ना। और ये होता है लिक्विड का। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों का यहां पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना होगा एक नए टाइप्स के नए वेराइटीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो होते हैं टेक्निक का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को भी डाउट नहीं हो रहा होगा, नहीं है अभी तक आप लोगों को डाउट। अगर है तो लिख करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला हम लोग का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो आता है वो आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या आता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है इसमें इसको परफॉर्म करने के लिए सिंपल सी बातें हैं। ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है कहाँ पे पेपर पे परफॉर्म किया जाएगा, पेपर के हेल्प से परफॉर्म किया जाएगा, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। इसके लिए क्या-क्या कंपोनेंट, क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, सबसे पहले तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो पेपर का रिक्वायर्ड होगा, है ना। इसके बाद सॉल्वेंट सॉल्यूशन सैंपल हम लोगों को चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्यूशन सैंपल चाहिए होता है। ठीक है, अब ये देखिए सॉल्वेंट सॉल्यूशन सैंपल जो होता है ना, ये दो टाइप का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? या तो हम लोग हाइड्रोफोबिक यूज करते हैं, हाइड्रोफोबिक फोबिक, या नहीं तो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दो चीजें हो सकता है, या तो हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक। क्लियर है? अब दोनों का एग्जांपल मैं दे देता हूं। आई थिंक आपको स्क्रीन प्रॉपर वे में नहीं विजिबल हो रहा होगा मेरी वजह से, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूं कुछ सेकेंड या मिनट के लिए, ताकि आपको स्क्रीन पूरा प्रॉपर वे में दिखाई पड़े और आप लोग चीजों को अच्छे से नोट कर सके, चीजों को समझ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन सैंपल जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो चीजें हैं क्या है, बेसिकली दो कंपोनेंट को हम लोगों को रिक्वायरमेंट है किसके लिए? पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। दो कंपोनेंट क्या क्या है? एक तो पेपर चाहिए हमें और दूसरा क्या चाहिए? सॉल्वेंट सॉल्यूशन सैंपल चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोफोबिक और दूसरा है सॉल्वेंट सॉल्यूशन सैंपल। ठीक है,
अब इसमें हमने बताया कि 2 चीज़ें हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूशन सैंपल में 2 चीज़ें ले सकते हैं, हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक में हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर, नोट कर सकते हैं इसे, डाई METHYLETHER, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है? या फिर साइक्लोहेक्सेन, H2 साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल ईथर H2 साइक्लोहेक्सेन। और अगर हम लोग बात करें हाइड्रोफिलिक के केस में, तो हाइड्रोफिलिक के केस में हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं कि मिथेनॉल इज टू वाटर। मिथेनॉल इज टू वाटर 4 इज टू 1। तो या तो हम लोग हाइड्रोफोबिक यूज कर सकते हैं या नहीं तो हम लोग हाइड्रोफिलिक यूज कर सकते हैं। दोनों में से हम लोग कोई भी एक चीज को यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? अब जब भी हम लोगों को परफॉर्म करना होता है, ठीक है, परफॉर्म करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को परफॉर्म करना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिकली उसके हम लोग स्टेशनरी फेज को लिखते हैं। क्या करते हैं, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, एंड मोबाइल फेज क्या लेंगे इसके बारे में पहले हम लोग नोट करते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो क्या लेंगे स्टेशनरी फेज और क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज में हम लोग क्या लेंगे, लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर कि वाटर ट्रैप्ड बिटवीन सेल्यूलोज फाइबर ऑफ पेपर, बिटवीन सेल्यूलोज फाइबर ऑफ पेपर, ठीक है? यानी कि पेपर के फाइबर्स में के बीच में जो सेल्यूलोज होंगे उसमें ट्रैप जो वाटर होंगे उसको हम लोग स्टेशनरी फेज लिए हुए हैं, ठीक है? और मोबाइल फेज में हम लोग क्या लेने वाले हैं, मोबाइल फेज में हम लोग लेने वाले हैं यही सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है? अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन हम लोग हाइड्रोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो सीधा लिख देते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है? सॉल्वेंट सॉल्यूशन, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने स्टेशनरी फेज में क्या लेने का प्लान बनाया है, वाटर ट्रैप्ड बिटवीन सेल्यूलोज फाइबर ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का जो सेल्यूलोज फाइबर होगा उसके बीच में जो वाटर ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है वाटर, उसको लेंगे हम लोग स्टेशनरी फेज के रूप में। और मोबाइल फेज में हम लोग लेने वाले हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशंस को, क्लियर है? चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन एक बार प्रॉपर वे में दिखाई पड़े, तो आप लोग इसको प्रॉपर वे में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम लोग स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज दोनों समझ में आ गया हम लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वॉटमैन फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर दिस क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसे परफॉर्म करने के लिए वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। किसके लिए, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है? अच्छा यहां पर एक प्रश्न आ सकता है आपके मन में, एक डाउट आ सकता है आपके मन में कि सर ये वॉटमैन पेपर ही क्यों, ठीक है? तो इसका जवाब जो है ना, इसलिए इसका बेहतर वे में दिया जा सकता है, जैसे कि ये जो होता है ना, ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज फाइबर इसमें प्रेजेंट रहता है, पहला बात। दूसरा बात क्या, कि ये जो है ना प्रोवाइड करता है क्वालिटी हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी को, ठीक है? हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी को प्रोवाइड करता है कौन, आपका जो है वॉटमैन फिल्टर पेपर, ठीक है?
ठीक है, तो इसे भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी को। ठीक है, इसलिए हम लोग वॉटमैन फिल्टर पेपर का भी प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं इस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हम लोग बेसिकली इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। अल्टीमेटली पेपर का ही यूज कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसका एक अलग से दूसरा रास्ता भी होता है। वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है ना, और दूसरा रास्ता भी है कि मॉडिफाइड पेपर का भी यूज किया जा सकता है। अब ये मॉडिफाइड पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझते हैं हम लोग चीजों को अच्छे से। देखिए, इस पे क्या होता है ना कि जो पेपर है ना, उस पे थिन कोटेड किया जाता है। ठीक है, किसका, हाइड्रोफिबिक का या फिर हाइड्रोफिलिक का। ठीक है, और उससे मॉडिफाई कर दिया जाता है, यानी कि पेपर पर एक थिन कोट चढ़ा दिया जाता है, हाइड्रोफिलिक का या फिर हाइड्रोफोबिक का। ठीक है, और इस कोट को चढ़ाने के बाद उस पेपर को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको तब यूज किया जा सकता है बेसिकली क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। मॉडिफाइड पेपर को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है दो टेक्निक से, या तो हाइड्रो, जो हमने बताया आप सभी को, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, और दूसरा कौन सा टेक्निक बताया हमने, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, तो ये दोनों टेक्निक का प्रयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो इस पे लेयर चढ़ाया जाता है वो आयरन एक्सचेंज। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आयरन एक्सचेंज, नॉट आयरन, आयन एक्सचेंज। ठीक है, आयन एक्सचेंज, वेट ए मिनट, मैं लिख देता हूं यहां पे, आयन एक्सचेंज, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आयन एक्सचेंज रेजिन के आयन एक्सचेंज रेजिन की सॉलिड लेयर चढ़ाई जाती है, सॉलिड लेयर चढ़ाई जाती है, तो ये फिर मॉडिफाइड पेपर रेडी होता है। इसका आयन एक्सचेंज रेजिन की सॉलिड लेयर चढ़ाया जाता है, तब बनता है मॉडिफाइड, यहाँ पर पेपर फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, तो इसको आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रेजिन के ऊपर आयन एक्सचेंज, रेजिन की सॉलिड लेयर चढ़ा देंगे तो मॉडिफाइड पेपर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये चीजों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी को डाउट हो, लाइव सेशंस में जुड़े हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज समझ में आ रही है चीजें तो इसको हम लोग आगे करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मॉडिफाइड पेपर हम लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग अब इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैनुअली किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे, इस चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो है ना, सबसे पहले ले लेंगे क्या चीजें यहाँ पर, एक पेपर को ले लेंगे। तो कौन सा पेपर लेंगे हम लोग, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया है आप सभी को कि वॉटमैन फिल्टर पेपर को हम लोग यूज करते हैं इसको करने के लिए, या मॉडिफाइड पेपर को। तो हम लोग जो है ना अभी फिलहाल ले लेते हैं यही वॉटमैन फिल्टर पेपर को ले लेते हैं। तो एक वॉटमैन फिल्टर पेपर को हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को मार्क कर देंगे। ठीक है, ये लाइन कितना का होगा डायमेंशंस में, 1 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स में ले लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप पिछला क्लास को, पिछले प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको पता होगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। तो बेस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर इस पॉइंट पर क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यहां पर स्टेशनरी फेज जो ले लिए हैं, सैंपल सॉल्यूशंस को हम लोग यहां पर डाल देंगे।
क्या कर देंगे, सैंपल सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो ये लाइन ये हो गया और यहाँ पर हम लोग क्या डालने वाले हैं, सैंपल सॉल्यूशंस को डालने वाले हैं। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन डालने वाले हैं हम लोग, डाल दिए। ठीक है, जिस तरह से हम लोग टीएलसी परफॉर्म करने में जो प्रोसेस किए थे ना, सेम वही प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो हम लोग प्रोसेस को यूज किए थे, वही प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा फिर से बीकर ले लेंगे और इस बीकर में क्या होगा, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये हम लोगों का वॉटमैन पेपर है, ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो वॉटमैन पेपर है, ये क्या है, ये वॉटमैन पेपर है। इसमें क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर का डायमेंशन लिया, पेंसिल से मार्क किए और उसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं और ये सैंपल सॉल्यूशन हम लोग उस पॉइंट पे डाल दिए जो पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वॉटमैन पेपर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। इस पूरा स्लाइड को इसमें हम लोग डाल देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये बेस लाइन जो है, जो हम लोग ने सैंपल सॉल्यूशंस को डाला है, वो चीजें इस सॉल्यूशंस में नहीं डूबना चाहिए, डिप नहीं होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन से ऊपर ही रहना चाहिए ये चीजें। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी इस तरह से। अब आप सभी लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, राइजेज। सॉल्वेंट राइज करेगा, कैसे राइज करता है, वया कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होती है, हमने पिछले क्लास में आप सभी को बताया है कि अपराइजिंग, अपराइजिंग जो होता है आपका, ये लिक्विड विदाउट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। जिस प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स को काम करने के लिए क्या उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स लगाया जाता है क्या, नहीं लगाया जाता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है कि नहीं करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी प्रकार से यहां पर जो होगा, ये जो लिक्विड है, ये जो आपका सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर नोट डाउन ये लिखा देता हूं। ये जो सॉल्यूशन है हम लोगों के लिए, ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्वेंट सॉल्यूशंस क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शंस में ये धीरे धीरे क्या होगा, अप चला जाएगा, ऊपर ऊपर की ओर राइज करेगा कैपिलरी एक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो इस तब जब हम लोग इस वॉटमैन पेपर को बाहर निकालेंगे तो अगला स्टेज में ये वॉटमैन पेपर किस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये जो है बेस लाइन इसका यहां पर होगा। ठीक है, बेस लाइन इसका यहां पर होगा और हमें और डॉट डॉट बेसिकली मार्क नजर आएंगे। ठीक है, डॉट डॉट मार्क नजर आएंगे इस तरह से, डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये यूज करके आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूं कि अलग अलग कलर में बेसिकली दिखने लगते हैं। इसके बाद यहां पर एक मार्क नजर आता है लाइन का। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर पिछला लेक्चर को आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि हमने बताया है इसको। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं इसको। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये सब वर्ड आता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोगों को दिखाई पड़ा अलग अलग लेवल में। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इतना दूर तक सॉल्वेंट सॉल्यूशंस अपराइज हुआ विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये राइज किया था। तो यहां तक इस तरह से ये प्रोसेस होते हैं। अब जिस तरह से हम लोग टीएलसी जब पढ़े थे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़े थे, तो उसमें हम लोग क्या फाइंड किए थे, हम लोग वहां पर भी फाइंड किए थे आरएफ को। ठीक है, आरएफ को हम लोग वहां पर फाइंड किए थे, तो यहां पर भी हम लोग फाइंड करते हैं। ये आरएफ क्या होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो पता होगा, जिसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला आरएफ का, आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट ए बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो यहां पे हम लोगों ने टीएलसी में पढ़ा था, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या,
पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आरएफ को। तो आरएफ क्या है? वही रिटेंशन फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पर किस प्रकार से फाइंड करेंगे इसको चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हम लोगों का ये स्लाइड है, ठीक है। ये स्लाइड है या फिर वॉटमैन पेपर है जिसको कि हमने पूरा परफॉर्मेंस करके इस तरह से निकाल करके इसको रखा है स्लाइड से। तो ये हम लोगों का क्या है? बेस लाइन है। ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस लाइन। देखिए क्लास को अगर आप अच्छे से देखेंगे ना, मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं, आपको याद हो जाएंगे, बाद में आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसी तरह से हम लोग तीसरा और ये चौथा, और नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर लाइन दिखेगा जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट हमने बताया है, सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोगों को यहाँ पे अगर आरएफ निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी बातें हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए, तो हम लोग कंपोनेंट ए किसे मान लें? कंपोनेंट ए जो है हम लोगों का, इसको अगर मान लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये डिस्टेंस टेबल, ये हो गया कंपोनेंट ए, ठीक है। और ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या होगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा हम लोगों को? ये हो जाएगा आपका, दोनों का रेशियो होता है, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट तक का। तो इसको, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और ये कंपोनेंट को ए, कैपिटल ए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग आर एफ फाइंड करेंगे, ठीक है, रिटेंशन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? यहाँ पर हम लोगों को आर एफ, इसको पूरा अगर मैं लिख दूं, ठीक है, क्योंकि आर एफ रिटेंशन फैक्टर ऑफ ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए, और बाय में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों को यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए कितना आया है? यहाँ पर ए आया है और बी है ये, तो यानी कि हम लोग का रिटेंशन फैक्टर जो है आर एफ जो है वो क्या है? ए बाय बी आया है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसका जो रेंज होता है रिटेंशन फैक्टर का, क्रोमेटोग्राफी में भी, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी, ये रेंज 0 to 1 होता है। इसका रेंज क्या होता है? 0 to 1 होता है, ये भी याद रखने की चीज है। अब जब हम लोग रिटेंशन फैक्टर फाइंड कर लेंगे, रिटेंशन फैक्टर फाइंड करने के बाद जो है ना, हर कंपोनेंट का, क्या बोला हमने? हर कंपोनेंट की एक पार्टिकुलर यूनिक आरएफ वैल्यू होती है, ठीक है। और आपने जो भी ये आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट किया है, ठीक है, उसे आप इस आरएफ वैल्यू को बेसिकली क्या करते हैं? उसे रेफरेंस से मैच करते हैं और मैच करके पता कर सकते हैं कि वो क्या है। क्लियर है? तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक आरएफ वैल्यू होता है, उसे रेफरेंस मान करके ये आरएफ वैल्यू को मैच करके पता कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पेपर क्रोमेटोग्राफी। आई होप ये चीजें क्लियर हो गए होंगे आप सभी को, ठीक? क्लियर है यहां तक? तो हम लोग आरएफ फाइंड करते हैं, आरएफ का फॉर्मूला भी पता चल गया है, और टीएलसी में भी फाइंड किए, इसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोगों ने फाइंड किया। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, हम आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को देख लेते हैं। देख लीजिए, जो प्रिंसिपल होता है इसका, जो हम लोगों का पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसका क्या है? पहला जो है पार्टीशन, यानी कि लिक्विड लिक्विड, ठीक है, लिक्विड लिक्विड होता है इसका प्रिंसिपल। और सिंपल पेपर का, इसमें सिंपल पेपर का यूज होता है। इसके बाद एडजॉर्प्शन में सॉलिड लिक्विड मॉडिफाइड पेपर का होता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन में सॉलिड लिक्विड का मॉडिफाइड पेपर।
तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। सिंपल पेपर में हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं बेसिकली H2O एज ए H2O को, वाटर को हम लोग यूज करते हैं H2O एज ए, यहाँ पर हम लोग स्टेशनरी फेज यूज करते हैं। ठीक है, H2O क्या है यहाँ पर, लिक्विड है। क्या है यहाँ पर, लिक्विड है। और लिक्विड लिक्विड का बात हो रहा है ना, तो लिक्विड हो गया क्या, स्टेशनरी फेज में H2O एज ए स्टेशनरी फेज हम लोग यूज कर लिए। और दूसरा मोबाइल फेज में क्या है आपका, बेसिकली सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। तो लिक्विड लिक्विड हो गया ना, एक लिक्विड हो गया H2O, मतलब H2O एज ए स्टेशनरी फेज यूज कर लिए, और दूसरा लिक्विड में हम लोगों का हो गया सॉल्वेंट सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया। इसके बाद एडजॉर्प्शंस में सॉलिड लिक्विड यूज करते हैं, सॉलिड लिक्विड यूज करते हैं। तो इसमें जो सॉलिड होता है ना, इसमें हम लोग बेसिकली इसे मॉडिफाइड पेपर का हम लोग इसमें यूज करते हैं एडजॉर्प्शंस टेक्निक्स में। ठीक है, तो ये है इसका प्रिंसिपल। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, जैसे कि हम लोग अभी टीएलसी देखें, ठीक है, इसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी देखें, तो ये सभी क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोगों का सॉल्यूशन होता था वो अपर डायरेक्शंस में मूव करता था भया कैपिलरी एक्शन, यानी कि कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वो क्या होता था, अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव होते हुए नजर आता था। तो इस प्रकार के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो होते हैं, इसे हम लोग एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होना। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों का जो सॉल्यूशंस है वो क्या हो रहा है बेसिकली, या सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस जो है वो क्या हो रहा है भया कैपिलरी एक्शंस, वो अपवर्ड डायरेक्शंस की ओर मूव होते हुए नजर आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। जस्ट इतना ही जानना है, बाद बाकी आपको आपके स्क्रीन के ऊपर इसके नेम वगैरह सब तो पिक्चर में दिख ही रहे हैं। बाद बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आपका एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको भी डायग्राम से समझ लेते हैं। यहां पर आपका बेसिकली टैंक लीड लगा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, और ये है आपका मोबाइल फेज टैंक। ये क्या है, मोबाइल फेज टैंक है। ठीक है, ये है आपका पेपर सपोर्ट। इसके बाद ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो होने लगता है, ठीक है, क्या होता है, मोबाइल फेज जो होता है ना, वो रन होने लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, और टीएलसी चेंबर जो होता है ये है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अगर ये मोबाइल फेज जो होता है वो रन होने लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये डिक्रीज हो गया, यानी कि ये घटता है, या डाउनवर्ड डायरेक्शंस में इसमें बेसिकली आपका जो मोबाइल फेज है वो डाउनवर्ड्स में रन करते हुए दिखता है या रन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है एसेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। यानी कि पहले एसेंडिंग होता है, यानी कि पहले क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस होता है, सॉरी, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस जो होता है वो पहले क्या होता है, एसेंडिंग होता है, यानी कि पहले बढ़ता है, यानी इस तरह से पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है, घटता है अपर डायरेक्शंस में, फिर घटता है इस तरह से, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एसेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गया। तो ये एक अलग टाइप का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हुआ, यानी कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। बस ये याद रखना है कि ये होता क्या है। तो एसेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है नेक्स्ट हम लोग का रेडियल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है। ये जो होता है ये आपका साइड व्यू है। यहां पर जो है ना, ये सॉल्वेंट फ्रंट होता है, ये क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट है। यहां पर जो बीच में है ये सैंपल स्पॉटिंग है। ठीक है, ये वीक है, सैंपल स्पॉटिंग, सर्कुलर सर्कुलर यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे सर्कुलर फिल्टर पेपर, और यहाँ पर सभी चीजें दिया गया है। जब इसको, ये जो सर्कुलर आपको यहाँ पर दिख रहा है पूरा, ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ सॉल्वेंट फ्लो, ये सॉल्वेंट जो होता है डायरेक्शंस इसका इस तरह से फ्लो होने लगता है। इसको जब इस तरह से इसमें लगाया जाता है तो ये रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो होता है इसका, इसके सॉल्वेंट का फ्लो होने का, वो अपर डायरेक्शंस में होता है, यानी कि आप इस एरो से समझ सकते हैं। बाद में की जो भी बेसिक बातें हैं वो इसमें दे दिया गया है, इस पिक्चर में लिखा हुआ है। बाद में की ये जो आपका डिश है, इस डिश को हम लोग बोलते हैं पैटरी डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैटरी डिश बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या है, पैटरी डिश है।
ठीक है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसे हम लोग वीक बोलते हैं, सॉल्वेंट है ये, और ये सभी चीजें हैं डायग्राम। तो इसके थ्रू जब ये पूरा इसको उठा करके सेट किया जाता है, इस पूरा ये इसको, ठीक है, तो ये दरअसल इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स परफॉर्म होता है, ठीक है, और डायरेक्शंस ऑफ सॉल्वेंट फ्लो जो है इस तरह से ये फ्लो होकर के कॉर्डर में आता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का अलग अलग टाइप्स रेडियल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हम लोग देखा। इसके बाद लास्ट आता है हम लोगों का 2D क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। ठीक है, 2D क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक में से एक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस लेंगे और पेपर लेंगे एक, और पेपर के एक कॉर्नर पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली स्पॉट, यानी कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पर एक एक कॉर्नर पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही डालेंगे हम लोग इसको जब बेस लाइन, ये है क्या है हम लोगों का, ये है हम लोगों का बेस लाइन। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये है बेस लाइन। और इसे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जो है ना, इसे हम लोग सॉल्वेंट में डुबा देंगे। ठीक है, ध्यान रहे बेस लाइन को नहीं डूबने देना है। तो ये क्या होता है, वाया कैपिलरी एक्शन, ये जो हम लोगों का सॉल्वेंट दिखता है, ये सॉल्वेंट क्या होता है, अपर डायरेक्शन की ओर जाते हुए नजर आता है। तो आप देखते होंगे अलग अलग कलर में स्पॉट नजर आ रहा है, यस और नो। और इसी पेपर को अगर हम लोग 90 डिग्री टिल्ट करके, 90 डिग्री घुमा करके अगर हम लोग इसको फिर से डाल देंगे इस बेसिकली सॉल्वेंट में, तो ये कुछ इस तरह से स्पॉट नजर आने लगेंगे, यानी कि इसका मूवमेंट फिर चेंज हो जाएगा। इस तरह के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम लोग कहते हैं 2D क्रोमेटोग्राफी, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि नॉर्मल हम लोगों ने एक पेपर लिया, पेपर के एक कॉर्नर पे हम लोगों ने क्या किया, एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के ड्रॉप को डाले बेस लाइन के ऊपर, और ये पेपर को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्वेंट सॉल्यूशंस में डुबा दिया। ध्यान रखना है इस बात को, जैसे हम लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है, टीएलसी वाला किया था परफॉर्म हम लोगों ने, तो उसमें बेस लाइन को नहीं डुबाना है सॉल्यूशन में। ठीक है, बेस लाइन को ऊपर ही रखना है। लेकिन भया कैपिलरी एक्शन हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि वो स्पॉट नजर आने लगते हैं। स्पॉट जब नजर आने लगेगा तो इस पेपर को हम लोग 90 डिग्री से क्या करेंगे, टर्न कर देंगे। ठीक है, और तब देखेंगे हम लोग कि फिर ये अलग अलग इस तरह के स्पॉट नजर आएंगे। तो इस तरह के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या इसका एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले जो हम लोग 2D, ये जो अलग अलग हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को पढ़ते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है। सबसे पहला तो सेपरेशन ऑफ इंक डाइज, इंक डाई के सेपरेशंस में इसका यूज किया जाता है। दूसरा, टू आइसोलेट प्लेट पिगमेंट, प्लेट पिगमेंट को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स, यानी कि जड़ और पत्तों से, बेसिकली जो पत्तियां होता है उससे पिगमेंट को, ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ठीक है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, उसको आइसोलेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्स ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन में अलग अलग टाइप्स के जो ड्रग्स मिलाए जाते हैं या फिर ड्रग्स का जो मिक्सचर होगा उसको सेपरेट करने के लिए भी ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ विटामिन एंड अमीनो एसिड्स में भी इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद टू डिफरेंशिएट कलरिंग यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स, खाने पीने का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फूड आइटम्स पे जो कलर होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी, अलग करने के लिए भी फूड से, यहां पर इस तरह की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो आई होप ये एप्लीकेशंस को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को देख लिया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम लोगों ने देख लिया, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को देख लिया। अब समय हो चुका है हम लोगों को एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा न्यूमेरिकल है, इन द पेपर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस ऑफ सिल्वर, लीड एंड HG द सॉल्वेंट फ्रंट वाज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, while the front of these elements was respectively 16, 12 and 6 centimeter. What is the RF value of all metals?
यानी कि आरएफ वैल्यू आपको फाइंड करना है किसका किसका, ऑल मेटल्स का। तो ऑल मेटल्स कौन कौन है हम लोगों के लिए, सिल्वर है, लीड है और एचजी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से आप लोग सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग इसका आरएफ वैल्यू को फाइंड करके बता सकते हैं। ऑप्शन आपका दिए गए हैं ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखेंगे तो आपको घबराना नहीं है। तब तक मैं आप लोगों का कमेंट चेक कर लेता हूं। चलिए, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं, हम लोग को आरएफ फाइंड करना है। सब कुछ दिया गया है, सब कुछ का मतलब क्या, हम लोगों को इस क्वेश्चंस में सॉल्वेंट फ्रंट यानी कि सॉल्वेंट फ्रंट दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूशन ये गिवन है। और अगर हम लोगों को ये गिवन है तो ये तो सभी के लिए कॉमन ही होगा ना। सॉल्वेंट फ्रंट जो है ये 18 सेंटीमीटर, ये सभी एलिमेंट के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, इसके बाद अलग अलग एलिमेंट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन ही है, आरएफ वैल्यू निकाल देते हैं अलग अलग एलिमेंट का। चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं एक एक करके। ठीक है, आरएफ का फॉर्मूला तो जानते हैं सब कोई। ठीक है, रिटेंशन फैक्टर का फॉर्मूला जानते हैं ना। तो रिटेंशन फैक्टर हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं किसका, सिल्वर का। तो सिल्वर को हम लोग लिख लेते हैं शॉर्टकट में एजी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एजी का रिटेंशन फैक्टर क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर एजी का डिस्टेंस कितना दिया गया है एलिमेंट का, 16 दिया गया है, तो 16 हो जाएगा। और बाय में सॉल्वेंट फ्रंट वॉज कितना है, 18 सेंटीमीटर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा हम लोगों को 0.88 आएगा। ठीक है, 0.88 आएगा। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर आरएफ निकालेंगे, रिटेंशन फैक्टर किसका, एचजी का। एचजी का निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि लीड का। तो इसका कितना दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 सेंटीमीटर, तो 12। और बाय में यहाँ पर सॉल्वेंट फ्रंट कितना दिया गया है, इसके लिए भी 18 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.33 एचजी के लिए। ठीक है, अब हमने हमें निकालना है किसका रिटेंशन फैक्टर, किसके लिए, लीड के लिए, लीड के लिए। यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक हो रहा है क्या, यस यस। यहाँ पर कितना आएंगे, लीड दिया गया है, एच जी जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच जी का यहाँ पर 6 है गिवन, कितना है गिवन, 6 है गिवन, 6। तो अब ये आएगा 0.33। और आरएफ का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को पीबी निकालना पड़ेगा, और पीबी का दिया गया है कितना, 12, और बाय में हो जाएगा 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.66। तो देख लीजिए यहाँ पर लीड का 0.66, यहाँ पर है लीड 0.66, ऑप्शन नंबर ए में आता है। फिर एच जी का 0.33, एच जी में देखेंगे 0.33 यहाँ पर आता है। और सिल्वर का 0.88 यहां पर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग वैल्यूज को सॉल्व करके देख लिया है, फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका आरएफ वैल्यू को फाइंड किया है। तो अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशंस में दर्शन दे दिए, दिख गए, तो बहुत ज्यादा इसको टफ क्वेश्चन नहीं मान लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चंस है कि नहीं। ठीक है, और चीजें समझ में आ भी रही होगी आप सभी को। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इसके अगला लेक्चर जो मैं लेकर के आने वाला हूं, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्लास 3। ठीक है, तीसरा क्लास जो आने वाला है, तीसरा लेक्चर जो आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग उसको मिस नहीं करिएगा।
क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसको अभी ही वीवीआई कर लीजिए। ये आपके एग्जामिनेशंस में तो पूछे जाएंगे ही, और अलग अलग पीएसयूज का भी ये फेवरेट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके ग्राफ को भी समझेंगे, बहुत कुछ है इसमें समझने को। हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर आज के लेक्चर में मैं इसे करता हूं कंप्लीट, तो 1 आवर मुझे और चाहिए होंगे, और 1 आवर अगर इसमें मैं देता हूं तो आप लोग भी पूरा क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास करने में। तो हम लोग कल मिलेंगे या अगले लेक्चर्स में मिलेंगे फ्रेश माइंड के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट ही कर रहे होंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो वीडियोस को पॉज करके, बैक करके एक बार फिर से देखिएगा। पॉज करके जरूर एक बार समझने का खुद से कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग चैट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइव हैं जो, तो वो अभी इंस्टेंटली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करते हैं सभी बातें। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस सेशन में बस इतना ही। पूरा रिवीजन करके आइएगा अगले क्लास में, ताकि और ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लास को एंजॉय कर सकें। देखिए, रेंडमली अगर क्लास में आप आइएगा, पिछले क्लास का रिवीजन करके नहीं आइएगा, तो आपको सीधा टफ लगेगा, या नहीं तो क्लास बोरिंग लगेगा, ठीक है। और आप साइंस पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि एसएसटी पढ़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कि हंस बोल करके नाच करके पढ़ाया जाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट तो नहीं है। साइंस है, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है, मैथमेटिकल चीज़ें आती है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती है, तो यहाँ पर आपको दिमाग को अस्थिर करके समझना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पिछले क्लास का भी रिवीजन करके अगर आप आएंगे तो क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है, रिलेटेबल लगेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और जब क्लास आपको समझ में आने लगेंगे तो आप क्लास को छोड़ करके जाने का आपको इच्छा नहीं होगा, ठीक है। जिस प्रकार से आज आप लोगों को क्लास को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही होगी, जो भी स्टार्टिंग से देख रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो चलिए, इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।